Hello everybody, मेरा नाम है कुमार गौरव प्रेम एंड आई एम योर सोशल गुरु। आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां हम हर हफ्ते अपने सोशल साइंस की इस जर्नी को एक कदम और आगे ले जाते हैं और आज भी हम वही करने वाले। मगर उससे पहले, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। Welcome to your social guru. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे जीवन में क्या रोल होता है और अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को और पता लगाएंगे कि हमारी जो ये फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है या हमारी ये जो धरती है वो कितनी ज्यादा डाइवर्स है। तो चलो शुरू करते हैं। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइकन्स टू banyan ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। यानी कि हम इस धरती पे अपने जीवन को बहुत सारे दूसरे जीव के साथ भी शेयर करते हैं, चाहे वो छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लाइकन्स हो, कोई banyan की ट्री हो या बड़े बड़े जानवर जैसे कि एलिफेंट या ब्लू व्हेल्स हो। इन सब के साथ हम अपना जीवन शेयर करते हैं। रहते जरूर अलग अलग जगह पे हैं, मगर हमारा जीवन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज एन इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, मतलब कि जहां पे बहुत सारे जीव एक साथ रहते हो और अपने जीवन के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हो। तो हमारा जो ये एनवायरनमेंट है बहुत सारे जीवों के साथ शेयर करते हैं। वी ह्यूमंस along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। यानी कि हमारे इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारे जीव हैं और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बिना एक दूसरे के कनेक्टेड, अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारा जीवन जो है, एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई जीव किसी ना किसी दूसरे जीव के किसी ना किसी तरीके से काम आ ही रहा होता है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हमारी ये बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा कलरफुल है, कितनी ज्यादा डाइवर्स है और कैसे सारे जीव एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो प्लांट और एनिमल है वो हवा की क्वालिटी को देख रहे हैं, या फिर जो है जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी को पीने लायक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम सभी लोग जो है आपस में कनेक्टेड। और इसी सारी इमेंस बायोडाइवर्सिटी के बीच हम बात करने वाले हैं उस की फैक्टर की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, और वो है फॉरेस्ट। और हम समझेंगे कि फॉरेस्ट हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे चैप्टर में ये टर्म जो है कई बार आए हुए हैं। तो आगे की हमारी इस जर्नी में हमें कहीं कंफ्यूजन ना हो तो हम बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन को और मतलब को भी बखूबी समझेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज्यादा इमेंसली रिच होता है वाइल्ड लाइफ में या फिर कल्टीवेटेड स्पीसीज में। मतलब बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता एक ऐसा शब्द है जिसमें हमारे जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। सारे तरह के जीव जो सांस ले सकते हैं, हमारे धरती पे अपना जीवन बिता रहे हैं, उन सबको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ आते हैं, उसके अंदर हमारी कल्टीवेटेड स्पीसीज, जिसे हम प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो कल्टीवेटेड स्पीसीज का मतलब है प्लांट्स, जो कि अपने रूप में यानी अपने रूप में फॉर्म में डाइवर्स होते हैं और अपने फंक्शन यानी अपने काम में भी जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं। तो याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जिसके अंदर हर तरह के पेड़ पौधे और हर तरह के जीव जंतु होते हैं, जिनका रूप और जिनका काम काफी ज्यादा अलग अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस यानी बहुत सारे तार या बहुत सारे रूप के फॉर्म में ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो आई होप तुम्हें बायोडाइवर्सिटी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। यानी हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि फ्लोरा यानी पेड़ पौधे और फोना यानी जीव जंतु हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं और इनके वजह से हमें क्या क्या फेनोमेना देखने को मिलता है। तो हमारा टॉपिक कहता है कि इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर यूनिक इन योर एरिया। यानी
अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे दिख जाएंगे या बहुत सारे ऐसे जानवर दिख जाएंगे जो बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। यानी कि ये टॉपिक हमें ये बोल रहा है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ पेड़ पौधे या जीव जंतु जो है यूबिक्वोटस होते हैं जो हर जगह देखने को मिलते हैं। तो ये हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे बोल रहा है, इन फैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, पूरे दुनिया में जहां जहां भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उनमें से हमारी कंट्री इंडिया भी एक है जहां बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा और फौना देखने को मिले। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड द वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और जैसा कि हमने पिछले क्लास के 9th में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में भी पढ़ा था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कितना ज्यादा डाइवर्स है। इंडिया में अगर फॉरेस्ट प्लांट्स की बात करें तो 47,000 प्लांट स्पीसीज हुआ करती थी और लगभग अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हुआ करते थे। आई गेस तुम्हें ये याद होगा क्योंकि ये चैप्टर भी लगभग उसी के जैसा था। नेक्स्ट इट सेज यू मे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। तो कह रहा है कि फ्लोरा और फौना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इनकी संख्या थोड़ी ठीक ठाक होने की वजह से हमने इसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से अब ये सीरियस कंसर्न में पड़ चुकी हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रही हैं। बट लेटली they are under great stress mainly due to the insensitivity to our environment। क्योंकि हम अब हमारे environment को for granted ले चुके हैं तो हम उसका ध्यान रखना छोड़ चुके हैं, जिसके वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है हमारी धरती से गायब होते जा रहे हैं और जो बच गए हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा। तो क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि फ्लोरा और फौना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ठीक ठाक नंबर में हमारे सामने प्रेजेंट भी है, लेकिन क्योंकि हम हमारे इन्वायरमेंट की तरफ इनसेंसिटिव हो गए हैं तो वो बहुत ज्यादा थ्रेटन हो गए हैं और खतरों का सामना कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा स्टेप यही होगा कि हम उसको कंजर्व करना शुरू करें। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हमारा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। तो जिस प्रकार हमारे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन गायब होते जा रहे हैं या हमारी वाइल्ड लाइफ गायब होती जा रही है, तो उस वक्त का अगर सबसे बड़ा स्टेप अगर हम कोई ले सकते हैं तो वो कंजर्वेशन होगा, क्योंकि कंजर्वेशन करके ही जो है हम इन्हें बचा पाए। तो ये जो कंजर्वेशन प्रोसेस है हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ रहा है, उसे भी देख लेते हैं। बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? यानी हमने पढ़ा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, मगर ये ऐसा क्या करते हैं ये कि ये हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसे भी डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। तो हम ह्यूमंस के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाटर है, एयर है या सॉइल, और इन सब को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर वो प्लांट्स और एनिमल्स ही गायब हो जाएंगे तो ये तीन चीज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे और उसके वजह से हमारा ह्यूमन लाइफ भी जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन लाइफ बहुत सही तरीके से बना रहे तो हमें एयर, वाटर और सॉइल को मेंटेन करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरा कारण क्या है वो भी देख लें। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, कल्टीवेशन प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, हम नए नए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके ओरिजिनल जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना जरूरी होगा, तभी हम उसकी नए तरीके की ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो अगर तुम्हें कोई नया चीज बनाना है तो उसके ओरिजिनल फॉर्म का कुछ हिस्सा तो तुम्हें चाहिए ही होगा, तो अगर वही गायब हो जाएंगे तो तुम आगे नहीं बना पाओगे। तो इस वजह से भी हमें उस जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है या कंजर्व करना जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिस कंजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे उस कंजर्वेशन प्रोसेस को अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई है 1960s में और 1970s, क्योंकि उस टाइम पे जो कंजर्वेशनिस्ट लोग हुआ करते थे उन्होंने डिमांड किया है कि इसे एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बना दिया जाए। मतलब उनका कहना था कि जब तक कंजर्वेशन प्रोसेस को एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पर नहीं ले जाया जाएगा, लोग उसको सीरियस नहीं लेने वाले हैं और ऐसे ही करके हम अपने फ्लोरा और फौना को खो देंगे।
तो जो कंजर्वेशनिस्ट लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि इस कंजर्वेशन प्रोसेस को एक नेशनल प्रोग्राम का रूप दिया जाए। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो कंजर्वेशनिस्ट के इन डिमांड को सुनते हुए सरकार ने एक काम पूरा किया और एक एक्ट ही बना दिया जिसका नाम है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट जो है 1972 में बनाया गया है। याद रखना है कि कंजर्वेशन प्रोसेस को एक नेशनल प्रोग्राम का रूप दिया गया है और नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है 1972 में, जिसमें वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स और जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस यानी बहुत सारे बिंदु पे काम किया गया है ताकि जितने भी फ्लोरा और फौना के हैबिटेट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। और उसके बाद जो है इस एक्ट के थ्रू एक ऑल इंडिया लिस्ट जारी की गई जिनमें उन जानवर और उन पेड़ पौधों के नाम शामिल किए गए जो सरकार के द्वारा बचाए जा रहे थे और जिनको बचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनकी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा कम हो गई थी। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to the habitats and restricting trade in wildlife। तो मेन मकसद क्या था इस प्रोग्राम का? इस मकसद था कि जो स्पीसीज या जो फ्लोरा और फौना हमने खो दिए उसे तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो अब बच गए हैं उनको हम जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम हंटिंग को बैन कर दे, ट्रेडिंग को बैन कर दे और अगर हम उनको लीगल प्रोटेक्शन दे दे तो हो सकता है कि उनका जो स्पीसीज है वो बच जाए और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या नॉर्मल हो जाए। तो पहले जो चले गए उसको तो बचाया नहीं जा सकता है, ना ही वापस लाया जा सकता है, लेकिन जो बच गए हैं उनको जरूर कंजर्व किया जा सकता है। तो आई होप कंजर्वेशन का ये टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कंजर्वेशन के इस प्रोसेस को और आगे कैसे बढ़ाया गया है, चलो उसे भी डिस्कस करके देखते हैं। तो सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट which you have already studied। यानी कि धीरे धीरे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एरियाज में या पूरे कंट्री में जो है बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टैब्लिश करना शुरू किया जहां पे जानवर और पेड़ पौधों को बचाया जा रहा था, जिसके बारे में तुमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और कुछ बहुत इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag, hangul, and 3 types of crocodile: freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the घड़िया। और उसके बाद जो है कुछ स्पेसिफिक जानवरों को बचाने का भी काम किया गया, उनके बचाने के प्रोसेस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना करके। तो जैसे टाइगर को बचाने का काम किया गया है तो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, राइनोसरस को बचाने का काम किया गया है तो प्रोजेक्ट राइनोसरस, प्रोजेक्ट एशियाटिक एलिफेंट, हंगुल या फिर उसे कश्मीर स्टैग भी बोल सकते हैं, और 3 वैरायटी के घड़ियाल को भी प्रोटेक्ट किया गया है: फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक है हमारा घड़ियाल। तो याद रखना है कि कंजर्वेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बनाए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एनिमल जैसे कि टाइगर, क्रोकोडाइल हो गए या फिर राइनोसरस हो गए, उनको बचाने के लिए भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। नेक्स्ट, द एशियाटिक लायन एंड अदर्स। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and the snow leopard have been given full or partial legal protection against hunting and trade through India। धीरे धीरे करके इसमें और भी जानवर जिनकी जनसंख्या हमें सामने आती मिली की कम होती जा रही है उनको भी शामिल किया गया है, जैसे कि ब्लैक बग हो गए, एलिफेंट हो गए, स्नो लेपर्ड हो गए या फिर जो है चिंकारा वगैरह, ये सारे जो जानवर हो गए इनको भी धीरे धीरे उस लिस्ट में शामिल किया जाना शुरू कर दिया गया। यानी कि पहले जो जानवर हमारे सामने थे उनको तो हमने इंक्लूड किया ही, लेकिन विद टाइम जिन जानवरों की संख्या हमें पता चलती गई कि कम होती जा रही है उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाना शुरू कर दिया गया। तो तुम अपने स्क्रीन पे ये पिक्चर देख पा रहे हो कि अगर हम फ्लोरा और फौना को कंजर्व करते हैं तो वो दोनों की स्पीसीज तो बढ़ती जरूर है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उस फ्लोरा और फौना के ऊपर डिपेंडेंट कुछ लोग भी होते हैं तो उनका लाइफस्टाइल भी ठीक होता जाता है। और अगर हम इसे कंजर्व करने का काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल भी जो है अफेक्टेड हो जाए। तो हम देखते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि कौन कौन से लोग या फिर जंगल के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो किस प्रकार इन फ्लोरा और फौना पे डिपेंडेंट होती है। तो पहले पिक्चर में तुम देख पा रहे हो
कि जो ट्राइबल गर्ल्स हैं वो बैम्बू सैपलिंग्स का इस्तेमाल कर रही हैं नर्सरी में साइलेंट वैली के आसपास, ठीक है। तो बैम्बू सैपलिंग्स का इस्तेमाल करके जो है वो अपना जीवन यापन करती हैं। दूसरे पिक्चर में तुम देख पा रहे हो कि जो ट्राइबल वुमेन है फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूस होते हैं, उसको मार्केट में बेच के अपना लाइवलीहुड कमाने का काम कर रही है। तो एक तरीके से जंगल में पाए जाने वाले ये जो फ्लोरा और फोना है वो अपने साथ साथ जो है हम ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरे पिक्चर में तुम देख पा रहे हो लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन, यानी कि जो पत्ते बिखरे हुए होते हैं जंगल में उसको कलेक्ट करके या तो उससे जलाने का काम या उससे कोई दूसरा काम जिससे झोपड़ी बनाने का काम, इन सारे जगह पे काम आ रहा है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आसपास रहने वाली कम्युनिटी को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर तुम कंजर्व कर रहे हो तो एक तरीके से उन लोगों के लाइफ को भी कंजर्व कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें बताया कि कंजर्वेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने वाली है सेवरल प्रोजेक्ट्स चला के। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है। तो हमारा टॉपिक कह रहा है कि टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। यानी टाइगर जो है हमारे फॉनल वेब का सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमारे जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने पता किया कि पहले पिछले सेंचुरी में जो टाइगर्स की जनसंख्या थी वो लगभग 55,000 थी, लेकिन इस सेंचुरी में आते आते वो घट के 1827 पे आ गई है। जिसका साफ मतलब है कि टाइगर की इतनी ज्यादा हंटिंग की गई है, उनके स्किन के लिए और उनके बोन्स के लिए इतना ज्यादा पोचिंग किया गया है कि उनकी जनसंख्या कुछ ज्यादा ही घट गई है और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और टाइगर की इन स्पीसीज के कम होने का जो कारण है वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। और कई बार एग्जाम्स में तुमसे ये पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस रीजन जिसके वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हुई है। तो मैं तुम्हारे लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहला कारण है पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी जो है उनको जो है उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए उनको मारा जा रहा है। दूसरा श्रिंकिंग हैबिटेट, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट के राह पे बढ़ते जा रहे हैं, हम जो है जंगलों की कटाई शुरू कर चुके हैं और जंगल के कट जाने की वजह से जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है, जिसके वजह से जो है वो हमारे शहर में घुस आते हैं और फिर हम बाघ आया करके उनको मार देते। तो इस वजह से भी उनकी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा कम हो गई। तीसरा है डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, यानी कि जिस जानवर को खा के हमारे टाइगर जिंदा है हमने उनको भी इतना ज्यादा मार दिया है कि अब उनका जो शिकार है वो भी नहीं बच पाया, जिसकी वजह से कई बार उनको खाने के लिए नहीं मिलता है और भूख से भी हमारे बहुत सारे टाइगर मर जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई। और चौथा है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसमें मतलब हमारे मानव की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वही बहुत सारे दूसरे दूसरे कारणों को जन्म दे रही है। तो एक्चुअली में हम यही कह सकते हैं कि इंसान की बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे रिलेटेड बहुत सारे कारण ही जो है टाइगर के पॉपुलेशन को कम करने के जिम्मेदार। नेक्स्ट, द यूज ऑफ देयर बोन्स for traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction। और अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज में टाइगर के स्किन और बोन्स का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, जिसके वजह से बहुत बड़े लेवल पे जो है, बहुत बड़े स्केल पे जो है टाइगर्स को मारा जा रहा है, जिसके वजह से वो एक्सटिंक्शन की कगार पे यानी खत्म होने के, लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो यही कुछ 4-5 कारण है जिसके वजह से टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से घट के 1827 पे आ गई थी। इस वजह से सरकार ने जरूरत समझा कि इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। यानी कि अगर हम इंडिया के अलावा बात करें, अब नेपाल चलते हैं, तो जितने भी हमारे टाइगर आज मौजूद है उसका 2/3 हिस्सा जो है नेपाल में मौजूद है। तो इस वजह से इंडिया और नेपाल ये दोनों एरिया जो है बहुत सारे हंटर्स और पोचर्स के लिए प्राइम टारगेट बन गया है कि वो यहाँ पे आके बस गए हैं और टाइम टू टाइम टाइगर्स की हत्या कर रहे हैं ताकि वो उसके स्किन और बोन्स का इस्तेमाल करके कुछ चंद पैसे कमा सके। तो ये एक बहुत थ्रेटनिंग फैक्टर होगा हमारे लिए कि हम इन
पोचर्स पे या इन हंटर्स पे ध्यान रखे ताकि ये जो है बेवजह जो है इन टाइगर्स को ना मार सके। आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर हमें क्या समझाना चाहता है। प्रोजेक्ट टाइगर के कुछ और फैक्ट्स और फीचर्स को हम और बारीकी से समझेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड इन 1973। तो बहुत सारे जानवरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज्ड यानी कि उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया था और जरूरत भी थी क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1973 में। ये ईयर बिल्कुल याद रखना है, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था। तो 1973 वाज द ईयर। Next, tiger conservation has been viewed not only as an effort to save endangered species, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है सिर्फ टाइगर्स को बचाने के लिए नहीं लाया गया था, उसके थ्रू एक मैसेज भी डिलीवर किया गया था कि उनके साइज के या उनके जैसे जितने भी और भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे थ्रेटेंड हैं, हम उन सब को बचाएंगे और खुद को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएंगे ताकि हमें आगे ये सब करने की जरूरत ना पड़े और हर एक फ्लोरा और हर एक फौना का जो प्रिस्क्राइब्ड पॉपुलेशन है वो हमारे धरती पे मेंटेन्ड रहे। तो ये एक मैसेज भी दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू सिर्फ टाइगर को नहीं बल्कि उन सारे जानवरों को बचाना है और उन सारे जानवरों के रहने के इंपॉर्टेंस को भी समझना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व। और इसके वजह से कुछ टाइगर रिजर्व भी जो है इंडिया में बनाए गए जहां पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी नाम मेंशंस है, ये नाम जो है सिर्फ शो के लिए मेंशन नहीं है, ये इशारा कर रहे हैं तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे ये मैच द फॉलोइंग सेक्शंस में बहुत ज्यादा आते हैं कि एक तरफ सारे नेशनल पार्क्स का नाम दिया होगा और एक तरफ उसके प्लेसेस भी दिए होंगे, या फिर जो है ये मैप में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे लोकेटेड है या फिर टाइगर्स को कहाँ कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो आई विल अंडरलाइन दीज फॉर यू, यू बेटर नोट दैट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ कहाँ पे बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में, याद रखना है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व जो है हमारा आसाम में और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरला में। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कई बार मैथ्स में या फिर मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो जैसे जैसे कंजर्वेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया तो हमें वो नीड महसूस होने लग गई कि कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर उन सारी चीजों को शामिल करना जरूरी है जो हमारे धरती पे मौजूद है। यानी कि अब सिर्फ जो है बड़े बड़े जानवर या बड़े बड़े पेड़ पौधों पे ध्यान नहीं दिया गया, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े या जो चीज या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद थे सबको कंजर्व करने पे ध्यान दिया गया। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक हमें क्या समझा रहा है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी हमारे बायोडाइवर्सिटी में जो भी चीजें मौजूद है उन सारी चीजों को कंजर्व करने पे ध्यान दिया गया, ना कि उसके सिर्फ एक दो कंपोनेंट्स के ऊपर। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, और अब जो है हम नए नए कंजर्वेशन मेजर्स को ढूंढ रहे हैं ताकि हम उन सारी चीजों को इसके अंदर शामिल कर सके। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन द कंजर्वेशन प्लानिंग, और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी इन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि हम उनके भी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। कह रहा है आगे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986, यानी 1972 में तो वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया ही गया था, लेकिन इसमें बहुत बार अमेंडमेंट भी किया गया था 1980 और 1986 में, जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज को भी शामिल किया गया था, मॉथ्स को भी शामिल किया गया था, बीटल्स को भी शामिल किया गया था और एक ड्रैगन फ्लाई को। तो ये पेंसिल से मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, तुम जरूर याद रखना कि 1980s यानी 1980s और 90s 1986 के जो वाइल्ड लाइफ एक्ट थे उनमें किने किने शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो बटरफ्लाइज को, बहुत सारे मॉथ्स को, बीटल्स को और एक ड्रैगन फ्लाई की वैरायटी को जो है
प्रिजर्व करने का काम किया गया था। तो इस बात को भी तुम्हें याद रखना है, कई बार ये भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। तो याद रखना है, सबसे बड़ा फैक्ट तो हमें यही पता चल रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1972 में, उस टाइम केवल जानवरों के ऊपर ध्यान दिया गया। फिर धीरे धीरे 1980 और 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी शामिल किया गया, और फाइनली 1991 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड किया गया था, उसमें पहली बार प्लांट्स की स्पीशीज को भी शामिल किया गया। और कितने प्लांट्स को प्रिजर्व करने की बात की गई थी? 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। तो याद रखना है कि उन 6 पेड़ पौधों के स्पीशीज को बचाने की शुरुआत कर दी गई। तो हम देखते जा रहे हैं कि कंजर्वेशन प्रोसेस कितना ज्यादा डायनेमिक होता जा रहा है और कितने बड़े लेवल पे फौना और फ्लोरा को वो कवर कर रहा है, ताकि सबके स्पीशीज को और सबके पॉपुलेशन को वो मेंटेन करके रख सके। तो फॉरेस्ट को तो हमें बचाना ही है, लेकिन अब हमें समझना है कि फॉरेस्ट होते कितने तरीके के हैं, तभी जो है हम उसके एक्चुअल मीनिंग को और एक्चुअल डेफिनेशन को समझ पाएंगे, और कंजर्वेशन प्रोसेस जो है हमारा और भी ज्यादा आसान होता जाएगा। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them। यानी कि अगर हम अपने प्लांट्स को या एनिमल्स को मैनेज करना भी चाहे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसे सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसे सही तरीके से कैटेगराइज ही नहीं किया है। तो अगर किसी चीज को हमें बचाना है तो सबसे पहले उसके लिए प्रॉपर प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो उसी तरीके से अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो सबसे पहले फॉरेस्ट को कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमें किन किन चीजों को बचाना है और कौन हमारे जनसंख्या में, ठीक ठाक जनसंख्या में मौजूद है। तो चलो इसे भी अच्छे से समझते हैं। इन इंडिया much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or the other government departments। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट या आधे से ज्यादा फॉरेस्ट जो है उनको मैनेज करने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की मदद से। तो फॉरेस्ट को मैनेज करने का काम हमारी देश की सरकार का है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से वो इस काम को बखूबी कर भी रहे हैं। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो अब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने से पहले इसे कितने पार्ट्स में और किन किन पार्ट्स में कैटेगराइज किया। तो हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। याद रखना है, सबसे पहला फॉरेस्ट जो होगा रिजर्व फॉरेस्ट है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। यानी हमारे धरती पे जितना भी फॉरेस्ट मौजूद है उसमें से आधे से ज्यादा फॉरेस्ट को क्या किया गया है? रिजर्व कर दिया गया है। और ये बहुत ज्यादा एसेंशियल भी था, क्योंकि हम हर जगह जो है घुस जाते हैं, पेड़ों की कटाई शुरू कर देते हैं या फिर जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए घुस जाते हैं। तो सरकार ने उस फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया है। अब रिजर्व हो जाने की वजह से जो है यहाँ पे एक्सेस उतना इजी नहीं होगा, और इस वजह से इसके अंदर पाए जाने वाले वो सारे फ्लोरा और फौना काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारे फॉरेस्ट का वो है रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्रेशन। यानी कि रिजर्व करने के बाद भी जो है हमने 1/3 एरिया जो है फॉरेस्ट का उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, ताकि वहां भी कोई डिप्लेशन का काम ना हो सके। क्योंकि हमने समझा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना ज्यादा एसेंशियल होता है, तो उसे रिजर्व करने के बाद भी हमने 1/3 ऐसा जो है प्रोटेक्ट करके रखा है, ताकि वहां भी डिप्लेशन का काम ना हो सके और हमारे फ्लोरा और फौना लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके। और हमारा सबसे लास्ट टाइप होगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब है दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। तो बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जिसको क्लासिफाई ही नहीं किया गया है और उसे अनक्लास छोड़ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी मैनेज किया जा रहा है और लोकल कम्युनिटीज के द्वारा भी मैनेज किया जा रहा है। तो हमारे फॉरेस्ट की 3 टाइप्स है। सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो आई होप तुम्हें फॉरेस्ट का ये क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हमारे फॉरेस्ट के इस क्लासिफिकेशन के इस टॉपिक को हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और चलो देखते हैं ये टॉपिक हमसे क्या बोलना चाह रहा है।
तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, यानी हमें एक बात याद रखनी होगी कि जब भी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है तो इसे ही हम परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और परमानेंट फॉरेस्ट जो है कुछ पर्पस के लिए सर्व करती है, तो हम उसके पर्पस को भी देखेंगे। तो सबसे पहला पर्पस जो होता है पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, यानी परमानेंट फॉरेस्ट बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि ये हमारे देश को लकड़ियां प्रदान कर सके। हमारे देश में फर्नीचर्स या लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो परमानेंट फॉरेस्ट से ही इन लकड़ियों को लाया जाता है। दूसरा इसका पर्पस होता है अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी लकड़ियों के अलावा हमें जंगल से और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उस जरूरत को भी परमानेंट फॉरेस्ट से ही पूरा किया जाता है। और तीसरा फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, फॉर प्रोटेक्टिव रीजन का मतलब है कि जब हमारे लकड़ियों का काम हो जाता है, अदर प्रोड्यूसेस का काम हो जाता है, तो फिर बेफिजूल की कटाई यहाँ नहीं होती है। उसके बाद जो बच गए पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और तो और जो पेड़ पौधे काटे गए थे टिम्बर प्रोड्यूस के लिए, उसका 2 गुना और 3 गुना सैपलिंग्स भी जो है वापस से प्लांट किए जाते हैं ताकि वहां पे और पेड़ पौधे ग्रो करे। तो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर हमारे रिजर्व फॉरेस्ट भी आते हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आते हैं, और इनका लगभग 3 पर्पस होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे का जो ये टॉपिक मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार जो है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन में भी आते हैं। तो इस स्टेटमेंट को तुम अच्छे से याद रखना और बिल्कुल भी मत भूलना। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75%, यानी अगर हम परमानेंट फॉरेस्ट की बात करें तो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो कि है हमारा 75%। तो मध्य प्रदेश के पास 75% हिस्सा जो है वो हमारा परमानेंट फॉरेस्ट का है। बाकी के और भी बहुत सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि उन स्टेट्स के अंदर या तो रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं या फिर जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि हमारा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो किन किन स्टेट्स में हमें देखने को मिलेगा, तो उन स्टेट्स के नाम है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। इन सारे स्टेट्स में जो है हमें रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो तुम्हें बिल्कुल याद रखना है कि सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं और किन किन स्टेट्स के अंदर जो है रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलेगा। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इन सारे जगह पे जो जंगल देखने को मिले यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होता है यहीं पे तुम्हें अनक्लास फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं। तो आई होप फॉरेस्ट का ये क्लासिफिकेशन अब तुम्हें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। तो पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें समझाया कि हमारे देश में फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम हमारी गवर्नमेंट का होता है, लेकिन देश के बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जहां पे गवर्नमेंट के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के कुछ लोकल कम्युनिटीज भी जो है फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने का काम कर रही है। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की, और हम देखेंगे उन चंद कम्युनिटीज के बारे में जो हमारे इस फ्लोरा और फौना के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद कर रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो कम्युनिटी और कंजर्वेशन के इस टॉपिक में हमें बताया जा रहा है कि कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, यानी कंजर्वेशन का जो ये प्रोसेस है हमारे देश के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। काफी टाइम पहले से हम हमारे देश में जो है कंजर्वेशन की इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आ रहे हैं। कैसे? तो चलो आगे देखते हैं। We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with the government. तो हम ये भूल जाते हैं कि कई सारे कम्युनिटी भी जंगल में रहा करते हैं और कई सालों से गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला करके ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये अपने कम्युनिटी के हेल्प की थ्रू से जंगलों को बचा सके, क्योंकि अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो इनका लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऐसा ना हो तो इस वजह से कुछ लोकल कम्युनिटीज भी जो है पेड़ पौधों को बचा रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ उतने ही जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो चलो देखते हैं। इन सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहां के जो लोकल विलेजर्स है उन्होंने जो है
माइनिंग करने वाले उस ऑफिशियल्स के साथ झगड़ा कर लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कि यहाँ पे जो है टाइगर्स रह रहे हैं और तुम जो है इस जगह पे माइनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे माइनिंग करने की वजह से जो है यहाँ का लैंड डिग्रेड हो जाएगा और यहाँ पर रहने वाले जो टाइगर कम्युनिटी हैं उनके पॉपुलेशन को, उनके लाइफ को थ्रेटन करेगा। तो सारिस्का में रहने वाले जो सारिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो माइनिंग करने वाले ऑफिशियल से एक बार भिड़ गए थे। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और तो और इन्होंने वहां तो लड़ाई की ही की, साथ ही साथ इन्होंने जो है बोला कि इन एरिया का केयर टेक जो है हम खुद ही कर लेंगे, हम सारे लोकल कम्युनिटी ही काफी हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का भी कोई काम नहीं है, हम इतने काबिल हैं कि हम अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। द inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and the protecting the wildlife against any outside encroachments। और क्योंकि वहां के लोग इतने ज्यादा काबिल हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी हमको देखने को मिलता है कि जो राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो कुछ विलेजर्स है उन्होंने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को, यानी 1200 हेक्टेयर में फैले हुए जंगल को भैरवदेव डाकव सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर कर दिया और वहां पे उन्होंने अपना खुद का नियम और कानून बना रखा है ताकि वहां कोई हंटिंग ना कर सके, पोचिंग ना कर सके और वहां के जो फ्लोरा और फोना है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के पहले पॉइंट में हमने पढ़ा सारिस्का टाइगर रिजर्व के पास जहां के लोगों ने माइनिंग ऑफिशियल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का हवाला देते हुए, और दूसरा हमने पढ़ा अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के लोगों के बारे में जिन्होंने अपने यहाँ के 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को भैरव देव डाकव सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर करके वहां पे अपने खुद का रूल्स और रेगुलेशंस बनाया ताकि कोई भी जो है वहां पे हंटिंग ना कर सके और फ्लोरा और फौना प्रोटेक्टेड रहे। तो चलो अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो इसका दूसरा टॉपिक हमें लेकर के जा रहा है हिमालयस। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस हैज नॉट ओनली सक्सेसफुल रेजिस्टिंग डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन, यानी कि चिपको मूवमेंट याद होगा तुम्हें, हिमालयस में चलाया गया था जहां पे बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन को अंजाम दिया जा रहा था इंडस्ट्रियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है सामने आ गए थे और उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया गया था, एक तरीके से वो पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके, और उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली इसे हटवाया ही। उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा एफॉरेस्टेशन का भी काम किया, मतलब इन्होंने खुद से भी पेड़ पौधे लगाए और वो भी इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो ओरिजिनली इंडिया की थी, जो कि बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो उनको भी बढ़ाने का काम किया है। तो हम हिमालयस में कम्युनिटी का रोल देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन जैसे मेथड को दूर भगाया है और एफॉरेस्टेशन जैसे मेथड्स को सामने लाया है। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread। तो सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसकी वजह से पेड़ पौधों को बचाया जा सकता है उसको तो हम सामने लाएंगे ही, लेकिन कुछ नए मेथड्स को भी एक्सेप्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लोरा और फौना को कंजर्व किया जा सके। तो तीसरा टॉपिक हमें लेकर जा रहा है बीच बचाओ आंदोलन के सामने। तो चलो देखते हैं क्या है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीच बचाओ आंदोलन इन टेहरी, टेहरी याद रखना है कहाँ है, उत्तराखंड में है। टेहरी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। टेहरी एंड नवदान्या have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically viable। तो बीज बचाओ आंदोलन में जो वहां के फार्मर्स है उन्होंने हमें ये समझाया कि जो ट्रेडिशनल बीज है उनकी मदद से भी जो है हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप उगा सकते हैं, ना कि हमें कोई सिंथेटिक का बना हुआ, कोई केमिकल का बना हुआ सीड इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो याद रखना है इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड्स को बढ़ावा दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि सिंथेटिक से बने हुए, केमिकल के बने हुए सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करके भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप बनाए जा सकते हैं और फ्लोरा और फौना को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम सिंथेटिक और केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डालेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे कोई भी बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। तो फार्मर्स ने
कंजर्व करने का काम किया है और बीज बचाओ आंदोलन के थ्रू जो है सिंथेटिक और केमिकल सीड्स को दूर हटाया। और हमारा चौथा कम्युनिटी और कंजर्वेशन का जो टॉपिक है वो है हमारा जेएफएम मूवमेंट। चलो उसे भी डिस्कस करते हैं। तो इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी इसे ही हम क्या बोलते हैं, जेएफएम बोलते हैं। जेएफएम का फुल फॉर्म तुम्हें याद रखना है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। यानी जेएफएम हमें बताता है कि सरकार जो है अगर वो किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है तो वो अपने साथ लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं उन्हें अपने आसपास के एरिया में बहुत अच्छा पता होता है, बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं। तो किस स्पीसीज को बचाना है, किसे स्पेशल केयर की जरूरत है, ये सबसे अच्छा लोकल कम्युनिटी के लोग ही बता सकते हैं। और अगर उन्हें कंजर्वेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाए तो ये मेथड और भी ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टॉपिक हमें समझा रहा है कि कैसे जेएफएम के थ्रू लोकल कम्युनिटीज को भी जो है कंजर्वेशन प्रोसेस में शामिल किया जाता है। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इस प्रोग्राम के अगर फॉर्मल एग्जिस्टेंस की बात करें, यानी औपचारिक तौर पर, रियल लाइफ में तो ये अभी नहीं आया है, लेकिन 1988 में फॉर्मली एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा और इसे सबके सामने पेश किया गया था कि हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाने वाले हैं जिसमें हम लोकल कम्युनिटीज को भी शामिल करेंगे। लेकिन याद रखना है ये सिर्फ ऑफिशियल ही था, अभी तक जो है पेपर वर्क में ही था, रियल लाइफ में ये अभी तक नहीं आया। JFM depends on the formation of local village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। तो इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाना था, डिफरेंट विलेजेस में जो है इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं और उन फॉरेस्ट के अंदर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है या कैसे उसे किसी दूसरे काम में उपयोग किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट इट सेज कि in return the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection। तो लोकल कम्युनिटीज को इसके बदले क्या मिलता था, तो इसके बदले उन्हें रिवार्ड किया जाता था फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस दे करके, या हार्वेस्ट जो भी करती थी हमारी सरकार उसका हाफ ऑफ द पोर्शन दे करके। एक तरीके से इनसे काम भी लिया जा रहा था और इस काम के बदले जो है उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जा रहा था फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे करके। तो आई होप तुम्हें कम्युनिटी और कंजर्वेशन के ये चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कई बार जो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी टॉपिक से आते हैं, तो तुम्हें याद रखना है सारिस्का का एग्जाम्पल, अलवर का एग्जाम्पल, तेहरी और नवदानिया का एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है हमारा लास्ट जेएफएम। आई होप तुम्हें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र ऐसे पेड़ पौधे जो कि बहुत ज्यादा डिवाइन समझे जाते हैं और उनके साथ किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस जो है अच्छा नहीं समझा जाता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे कम्युनिटीज के द्वारा कौन से वो पेड़ पौधे या जानवर हैं जिन्हें जो है सेक्रेड समझा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। हमारे इंडिया में नेचर वर्शिप का कंसेप्ट बहुत पहले से है। हम नेचर की हर वो चीज, चाहे हवा हो, पानी हो, वायु हो, अग्नि हो, हर चीज को हम वर्शिप करते हैं और वर्शिप करने का हमारा सबसे पहला मोटो ही यही होता है कि हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी चीज को वर्शिप करते हैं तो हम उसे खत्म होने नहीं दे सकते हैं। तो नेचर वर्शिप का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी कंजर्वेशन प्रोसेस की तरफ इशारा करता है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप। और इसी कारण के वजह से हमने बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट को वर्जिन रखा है, यानी कि अनटच्ड रखा है, और उसे हम सेक्रेड ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, यानी वो जंगल जो है भगवान का है, देवी का है या देवताओं का है। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड। और इन फॉरेस्ट के पैचेस को कोई भी नहीं टच करता है, ना तो यहाँ के पेड़ पौधे काटे जाते हैं और ना ही यहाँ के किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया जाता है, और इलीगल समझा जाता है, गलत समझा जाता है अगर कोई इसे काटने की कोशिश भी करे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा सेक्रेड का मतलब क्या होता है। ये इतने ज्यादा डिवाइन समझे जाते हैं कि इन्हें हम टच ही नहीं करते हैं, इन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है, और क्योंकि जब हम इसे इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो एक तरीके से ये प्रोटेक्टेड भी है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज हैं जो किसी न किसी पेड़ पौधों को क्या समझते हैं,
सेक्रेट समझते हैं और वो उसको काफी टाइम से जो है प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं उन ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जो एक स्पेशल टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स को या एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। द मुंडास एंड द संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ, यानी कि हम छोटा नागपुर रीजन यानी जो झारखंड में आते हैं वहां के दो ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, संथाली ट्राइब की बात कर रहे हैं और मुंडा ट्राइब की बात कर रहे हैं। वहां के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो महुआ ट्री को जो है और कदम्ब के ट्री को जो है बहुत ज्यादा सेक्रेट समझते हैं और उसको प्रिजर्व करके चलते हैं। याद रखना है कि इनका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। तो महुआ का जो साइंटिफिक नेम है वो है बैसिया लैटिफोलिया और कदम्ब का जो साइंटिफिक नेम है वो है एंथोसेफेलस कदम्ब। याद रखना है, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस फॉर यू कि कौन से इसके साइंटिफिक नेम्स हैं। तो सबसे पहले महुआ का साइंटिफिक नेम याद रखना है बैसिया लाटिफोलिया और दूसरा कदम्ब का साइंटिफिक नेम तुम्हें याद रखना है एंथोसेफेलस कदम्ब। कदम्ब के नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कदम्ब के पेड़ के बारे में बात कर रहा है। अगर हम उड़ीसा और बिहार के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग जो है टैमरिंड यानी इमली के पेड़ों की पूजा करते हैं। इमली के पेड़ की पूजा और मैंगो के ट्री की पूजा करते हैं। तो कैसे करते हैं इमली और पेड़ की पूजा? तो याद होगा उड़ीसा में और बिहार में शादियों में बहुत ज्यादा कल्चर है। आम के पेड़ को बहुत ज्यादा सेक्रेट समझा जाता है, इसी वजह से हम इसे अपने घर के पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। और इमली का पेड़ भी जो है बहुत ज्यादा सेक्रेट समझा जाता है। तो बिहार और उड़ीसा के लोग जो है वो इमली के पेड़ जिसका साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस इंडिका और मैंगो के ट्री यानी मैंगीफेरा इंडिका इसको बहुत ज्यादा सेक्रेट समझते हैं। टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बैंगन ट्रीज आर आल्सो कंसीडर्ड सेक्रेट। बहुत सारे लोगों के लिए जो पीपल का पेड़ होता है या फिर जो बरगद का पेड़ होता है इसे भी बहुत ज्यादा सेक्रेट समझा जाता है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि मुंडा और संथाली ट्राइब के लोगों के लिए महुआ और कदम का पेड़, उड़ीसा और बिहार के लोगों के लिए इमली और आम का पेड़ और बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए पीपल और बरगद का पेड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। सेक्रेड ग्रुप के इस कॉन्सेप्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पेड़ पौधों के अलावा और किन किन चीजों को जो है हम सेक्रेड समझते हैं। तो इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बना हुआ है और हर कल्चर के लोग जो है अलग अलग चीजों को जो है प्रिजर्व करके रखते हैं अपने कल्चर को, अपने कल्चर का नेचर समझ के। जैसे सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to springs, mountains, peaks, plants and animals, यानी सिर्फ पेड़ पौधों को नहीं, जानवरों को भी, बहुत सारे पहाड़ को भी, बहुत सारे झरनों को भी, बहुत सारे जानवरों को भी, इन सब को सेक्रेट समझा जाता है। जैसे कि You will find troops of macaws and langurs around many temples। तो तुम्हें बहुत सारे जो है लंगूर दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे मकाऊ, मकाऊ जो है तोता होता है उसकी एक वैरायटी होती है। तो बहुत सारे मकाऊ और बहुत सारे लंगूर जो है बहुत सारे इंडिया में टेम्पल्स के आसपास दिख जाएंगे जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं। तो कई बार इन जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि इनको भी भगवान का ही एक रूप माना जाता है। तो इस वजह से ये वहां के लिए सेक्रेड माने जाते हैं। नेक्स्ट है दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डेवोटीज। वहां पे जो है उनको डेली खाना भी खिलाया जाता है और इन्हें भगाया भी नहीं जाता है क्योंकि बाकी के भक्त की तरह इनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान। अब हम अगर राजस्थान के बिश्नोई विलेज में चले, बिश्नोई समाज के लोग के पास पहुंचे तो वहां पे ब्लैक बग जिसे हम चिंकारा, नीलगाय और पीकॉक उसे भी एज एन इंटीग्रल पार्ट के तौर पे देखेंगे। तो जैसे वो अपने बच्चों को समझते हैं उसी तरीके से चिंकारा यानी ब्लैक बग को भी समझा जाता है। बहुत जो है तुम देख सकते हो नील गाय को भी समझा जाता है और पीकॉक को इंटीग्रल पार्ट यानी तुम इन सारे जानवरों को इनके घर के अंदर भी देख सकते हो। इन्हें खिलाया जाता है, इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं और पाल पोस के बड़ा भी करते हैं। तुम्हें याद होगा कि सलमान खान ने जो है ब्लैक बग की, ऐसा माना गया था कि उन्होंने जो है एक ब्लैक बग को मार गिराया था। तो इस वजह से जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो उसके पीछे पड़े हैं और गैंगस्टर बिश्नोई के बारे में भी तुमने पढ़ा होगा। तो यही था कि वो लोग उसे सेक्रेट समझते हैं और क्योंकि ऐसा क्लेम किया गया था कि उन्होंने उसे मारा था तो तब से उसके पीछे पड़े हैं। तो आई होप तुम्हें सेक्रेट ग्रुप का ये जो कंपोजिशन है अच्छे से समझ में आया होगा कि बहुत सारे बहुत सारे
सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पक्षी, इन सब को हम लोग सेक्रेट समझते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में गौतम बुद्धा के द्वारा कहे गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए हुए हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो। द ट्री इज अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड generously the products of its life activity। तो ट्री एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अपने काइंडनेस के लिए जानते हैं। ये अपने आप आता है, हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करता है और बदले में ये हमसे कुछ भी नहीं मांगता है। ये अपने खुद से सरवाइव कर सकता है और उसके बाद भी हमें, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुम्हें कुछ दे और इन रिटर्न में तुमसे कुछ मांगे भी ना, उससे ज्यादा दयालु और उससे ज्यादा काइंड और क्या ही हो सकता है। इस वजह से गौतम बुद्धा ने पेड़ को एक काइंडनेस का दर्जा दिया। It affords protection to all being, offering shade even to the an axeman who destroy it। यहाँ तक कि पेड़ हम सबको तो छांव देता है, लेकिन उसे भी छांव देता है, उस व्यक्ति को भी छांव देता है जो कुल्हाड़ी लेकर इसे काटने आया है। तो पेड़ इतना ज्यादा दयालु है कि वो किसी में भी फर्क नहीं करता है, हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करता है और इन रिटर्न में हमसे कुछ भी नहीं मांगता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो याद रखना है, गौतम बुद्धा ने। सब लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए इस चैप्टर के कंक्लूजन पार्ट पे, तो चलो देखते हैं। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in the India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। यानी इस चैप्टर के डायनेमिक्स को अगर हम पढ़े तो चाहे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा हो या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, हर जगह पे लोकल कम्युनिटी को शामिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें बताया कि अपने आसपास के एरिया के बारे में लोकल कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम होता है। तो लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने से उस प्रोसेस को काफी ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इट सेज कि बट देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। याद रखना है कि हम इन्हें शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं दे पाते हैं। डिसीजन मेकिंग में अभी भी इनको शामिल हम नहीं कर पाए हैं, उस पोजीशन से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। तो हम इनसे काम तो ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करना, ये गलत बात होगी। एक्सेप्ट only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। तो हम कुछ ही चीजों में इनको मौका दे रहे हैं, लेकिन जहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की बात आती है वहां इन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। तो जरूरत है कि अगर आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं कंजर्वेशन प्रोसेस में, तो इन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि वो कंजर्वेशन प्रोसेस जो है और ज्यादा इफेक्टिव हो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो। तो आई होप तुम्हें ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे और ये हमारा चैप्टर जो है यही खत्म होता है। आई होप तुम्हें इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्यों हमारे फ्लोरा और फौना को कंजर्व करना जरूरी है, फ्लोरा और फौना का हमारे देश में या हमारे जीवन में क्या रोल होता है, कैसे इन फ्लोरा और फौना को कम्युनिटी के द्वारा भी कंजर्व किया जाता है और इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझ के एग्जाम में इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर लेना है। तो आज का ये चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। इसलिए तब तक के लिए पढ़ो, समझो और स्मार्ट बनो।